जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। जनरली स्टूडेंट्स की कई सारी चिंताएं होती है और वो चिंताएं जब टीचर्स दूर करते हैं तो बच्चों को काफ़ी कुछ समझ में आता भी है। पर बच्चों की ऐसी इच्छा होती है कि अगर कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट से हम मिले और वो सिलेक्टेड स्टूडेंट हमको पूरी इन्फॉर्मेशन दे, कैसे सिलेक्शन होता है, किस तरह से प्रोसीजर होती है। तो आज हमारे साथ में अर्जुन भोपाल एयरफोर्स की रैली में अपने फेज 1 और फेज 2 दोनों क्लियर कर चुके हैं और अब सिर्फ इनको मेडिकल का इंतजार है। तो ये आपको बहुत बारीकी से बताएंगे कि इस रैली भर्ती के दौरान स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई और किस किस दिन कैसे कैसे हुआ और इनको वहां जाने के बाद कैसा लगा। अर्जुन, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू सर। और हमारी जो ऑडियंस है, जो बच्चे देख रहे हैं, इनको आप स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसीजर 1 बाय 1 समझाइए थोड़ा सा। जी सर। जैसे तो जय हिंद, फर्स्टली जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं आपको एयरफोर्स जो भोपाल में रैली भर्ती अभी जो हुई है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो मेरे साथ भी हुई और जो भी स्टूडेंट आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको आगे के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो फर्स्ट मैं मेरी बैच के बारे में आपको बताता हूँ। मेरी 17 तारीख को रिपोर्टिंग टाइम था 5 बजे का। तो उस टाइम 170 बंदे थे हम वहाँ पर जिन्होंने रिपोर्टिंग किया था और मॉर्निंग टाइम में 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, सभी को वहाँ पर पहुँचना था। और ये बात पहले से ध्यान रखें कि अपने को मतलब आधा घंटा पहले वहाँ पर पहुँचना चाहिए, क्योंकि अपन आगे से अच्छी तैयारी मैनेज कर ले उसको, आगे मतलब अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आगे अपन लग जाए लाइन में, जैसे भी वो एंट्री करवाते हैं तो अपने को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले क्या हुआ वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे वहाँ पर उन्होंने लाइन लगवाई, उसके बाद सबसे पहले हाइट आपकी चेक करते हैं वो, ताकि कोई भी नॉर्मल अगर बंदा कम हाइट वाला है तो उसको वहाँ पर वो बाहर कर सके, ताकि उनको आगे के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे सबसे पहले फर्स्टली वहाँ पर हाइट चेक हुआ। उसके बाद सभी 170 बंदों ने वहाँ पर एंट्री की। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके 10th और 12th की मार्कशीट, ताकि कोई फर्जी अगर पहुँच गया वहाँ पे तो उसको आसानी से निकाल सके, यही प्रोसेस रही। उसके बाद आपको वो फिजिकल के लिए ले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको पहले से ही तैयार रहना है, ताकि जो भी फिजिकल करवाए, या अगर मान लो अभी ठंड का टाइम चल रहा था तो सभी कोई जीन्स का पेंट वगैरह अगर अलग अलग पहन कर जाते हैं तो आप पहले से ही वहाँ पर थोड़ा सा अवेयर रहें। आप अपनी जो भी फिजिकल की यूनिफॉर्म है उसमें आप कंप्लीट हो जाएं, ताकि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे ही वहाँ भी सभी 170 बंदों ने वहाँ पर एंट्री की, उसके बाद फिजिकल की जो प्रोसेस, वहाँ पर छोटा सा थोड़ा वहाँ पर रोड था, तो इस कारण से प्रॉपर 170 बंदे वहाँ पर आ नहीं रहे थे, तो इस कारण से उन्होंने मतलब 50-50 के समथिंग वहाँ पर एंट्री करवाई। उसके बाद इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज लगा, क्योंकि परसेंटेज बेसिस पे वहाँ पर एंट्री थी। तो इस बार मतलब ये रहा कि वहाँ पे जो फिजिकल में है, वहाँ जो मैं अनूपपुर पिछली भर्ती में गया था लेकिन एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर सका, तो उसमें मुझे उससे भी कुछ अनुभव मिला और इस अनुभव के साथ मैं आगे निकला, तो यहाँ से मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो फिजिकल का ये रहता है कि वहाँ पर आपको डबल चांस, इस बार रनिंग नहीं हुई थी, कोरोना का टाइम चल रहा है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, इस कारण से उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया दूसरी एक्सरसाइज में, रनिंग को। तो वहाँ पे आपको डिप्स वगैरह यही रहता है सेम, जो सिमिलर रहता है, 3 मेन एक्सरसाइज रहती है, वही आपके वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें भी आपको वहाँ पर देखते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से वो लगा पा रहे हैं या आप बीच में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ऑफिसर वगैरह वहाँ पे आप चेक करेंगे। तो मेन यही है कि आपको मतलब वहाँ पर धैर्य बनाकर रखना है, अपना पूरा 100% वहाँ पर आपको देना है। अगर आप पहले से तैयारी करके गए या ग्राउंड करके गए, आप फिजिकल के बारे में आपको कुछ नॉलेज है, तो आप वहाँ पर अगर तैयारी करके जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आप नए नए रहोगे तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनको फेस करना बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ पर जो ऑफिसर रहते हैं वो अपने को बिल्कुल देखते हैं तो वो आपको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भोपाल रैली में कुछ पैटर्न ऐसा लगा कि वहाँ पर अनूपपुर में आपको फिजिकल में आपको डबल चांस मिल जाता है। अगर डिप्स में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डबल चांस मिलता है, लेकिन भोपाल रैली भर्ती में ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपने एक बार गलती की तो आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, डबल कोई चांस नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि कैंडिडेट से ज़्यादा थे और उनको कम लेने थे, इस कारण से उन्होंने प्रॉपर, कोरोना का भी टाइम है तो इतने ले नहीं सकते, तो ऐसा उन्होंने ध्यान रखा। और मेरे 170 बंदे थे मेरे साथ में, वहाँ से 40 बंदों को उन्होंने फिजिकल में बाहर किया, तो वहाँ से 130 बंदे एग्ज़ाम के लिए वहाँ से क्वालिफाई हुए फिजिकल के लिए। तो यही मैं मेन चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अगर एयरफोर्स की भर्ती या स्टार एग्जामिनेशन के माध्यम से जा रहे हैं या फिर रैली के माध्यम से जा रहे हैं, तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। आप फिजिकल को नॉर्मल नहीं है तरीके से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर आपको आगे के लिए जाना है तो। उसके बाद सभी 130 बंदे बचे हुए थे, फिर 170 में से उनको फिर एग्ज़ाम के लिए ले जाया गया। वहाँ पर जो भोपाल एससी है अपना, वो बहुत बढ़िया फैकल्टी वगैरह है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए वो ले गए।
और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने सबसे पहले हमें ही बताया था, जो भी बच्चे एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्टेड हुए थे, कि बेटा जो भी दलाल रहते हैं, कोई बोलता है कि आप 1 लाख दे दो, 50,000 दे दो, आपका एयरफोर्स में हम करवा देंगे। तो उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर ने हमें सबसे पहले यही सूचना दी, बेटा अगर आप मेहनत करके आओगे और अच्छे से पढ़ के आओगे तो आप बिल्कुल क्लियर रहोगे। पैसे ऐसे लेन देन एयरफोर्स में कुछ भी ऐसा नहीं रहता है। तो सबसे पहले बात कमांडिंग ऑफिसर ने ये बताई। उसके बाद जैसे भी वो आपको मैनेज करते हैं, जो भी रो लाइन वगैरह ग्रुप में आपको डिवाइड करते हैं एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पर प्रॉपर बिठाएंगे, आपको पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको कि क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, और कुछ फॉर्म वगैरह है वो फिलअप करवाते हैं। मैं आपको पूरी स्टेप बता रहा हूँ क्या रहती है, पूरी दिन की प्रोसेस क्या रहती है, कैसे सिलेक्ट होते हैं बंदे। तो एग्ज़ामिनेशन के लिए इतने बंदों को वहाँ पर लेते हैं। उसके बाद आपको वो बताएंगे, उनके कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, वो बिल्कुल अपने को केयरफुली सुनना रहता है, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा कोई स्टूडेंट अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर वो कुछ अलग अंदाज में बताते हैं। फिर इस कारण से अपने को केयरफुल रहना है, वहाँ पे जो भी बताया उनका इंस्ट्रक्शन का बिल्कुल आपको अवेयर रहकर उनका पालन करना रहता है। जैसे एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, आपको वहाँ पे पूरी फुल प्रोसेस बताएंगे कि कैसे क्या टिक करना है, आपको क्या करना है। OMR सीट का सिस्टम रहता है, इसमें ऑफलाइन रहती है एग्ज़ाम भी, तो उसमें आपको पूरा बताते हैं, टाइम भी बताते हैं, और आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो आपको केयरफुली वहाँ पर सुनना चाहिए। उसके बाद जैसे एग्जामिनेशन हुआ आपका, तो एयरफोर्स वाई ग्रुप का था यहाँ पर भोपाल में, तो वहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन रहते हैं और 45 मिनट का टाइम रहता है, तो उसमें आपको ये कवर करना रहता है। जैसे ही आपका टाइम फिनिश हुआ, उसके बाद वो आपको फर्स्ट वहाँ से आपके पूरी जो भी कॉपी वगैरह OMR सीट रहती है वो कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि 30 मिनट या 40 मिनट का आपका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो जाता है। अब वो रिज़ल्ट की जो सर बता रहे थे प्रोसेस ये रहती है कि वो कंप्यूटर के द्वारा ही काफ़ी चेक की जाती है, मतलब किसी भी सर के द्वारा हाथों से काफ़ी चेक नहीं की जाती, वो ऑनलाइन डायरेक्ट कंप्यूटर से हो जाता है। उसके बाद कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करवाते हैं अपने इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। जो भी कैंडिडेट्स आगे के लिए पास होते हैं फर्स्टली उनका ही नाम बोला जाता है। और मेरा भी जो भोपाल 17 तारीख को जो बैच थी उसमें फर्स्ट नंबर पे मैं ही था, चेस नंबर मेरा फर्स्ट ही था। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट्स पास होते हैं उनका ही नाम वो बोलते हैं और उनको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाता है, जो भी पास कैंडिडेट्स है, ताकि आगे के लिए वो। तो वहाँ पे 130 बंदों ने एग्ज़ाम दिया था। 130 बंदों में से 70 बंदे वहाँ पर बाहर हुए थे एग्ज़ाम में। तो इसलिए आपको बिल्कुल केयरफुली रहकर अच्छे से अपने को जो भी अपन ने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर अच्छे से ऑप्शन से टिक करना है और रिज़ल्ट आपके फेवर में हो सकता है अगर आप अच्छे से उनको क्वालिफाई करेंगे। तो वहाँ पर 130 में से 70 बंदे आउट हुए और 60 बंदे वहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर किया था, जो मेरी बैच 17 तारीख को मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आगे की प्रोसेस ये रहती है कि आपको दूसरी बिल्डिंग में ले जाते हैं, आपके फिंगर वगैरह वहाँ पर मैच करवाते हैं, आपको बाहर कर दिया जाता है वहाँ से। आगे की प्रोसेस रहती है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, फर्स्ट सेकंड रहता है, तो उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और SRT रहता है, इसमें रैली भर्ती में SRT हुआ था, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो इसका ऐसा रहता है कि 45 क्वेश्चन रहते हैं और 30 मिनट का टाइम रहता है। तो सर जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो आपको बताया उन्होंने कि इसमें कोई नंबर वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, बस ये ध्यान रखना है आपको 45 क्वेश्चन अटेंड करना है और 30 मिनट का आपको पास टाइम रहेगा। तो सभी कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना है कि आपको 45 क्वेश्चन वहाँ करना बिल्कुल कंपलसरी है। सर ने बोला था अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे तो मैं आपको ऐसे ही बाहर कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि 30 मिनट का आपको 45 करना है तो आप जो मना है वो टिक लगा दे, लेकिन आपको सिचुएशन रिएक्शन मतलब पढ़ना है उसको और फिर मैनेज करना है और अपने दिमाग में आंसर क्लिक करना है कि हाँ ये हो सकता है। जो अपना 100% देना है, मतलब उसमें जो अच्छा लगे आपको वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद 60 बंदों ने मेरे साथ SRT दिया था। उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट आया तो उसमें 5 बंदे आउट हो गए। SRT में भी उन्होंने 5 को आउट कर दिया। तो वहाँ से हम 55 जो स्टूडेंट थे वो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड के लिए क्वालिफाई हुए। उसके बाद हमारा जो भी ग्रुप बनाया 16 मेरे ग्रुप में 16 स्टूडेंट थे GD के लिए, ग्रुप डिस्कशन और अपना इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पर जैसे ही फर्स्ट बैच मेरी थी तो वहाँ पे हमारे जो भी साथ में थे 16 स्टूडेंट, हम गए फर्स्टली वहाँ पर। तो वहाँ पर जो ऑफिसर रहते हैं वहाँ पर ऑफिसरों ने अपने को सब बताया वहाँ पे कि ऐसा रहता है, आपको ऐसे देना है, पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। तो फर्स्ट क्या होता है, इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप 16 स्टूडेंट जाते हैं, मेरा चेस नंबर फर्स्ट था, मुझे उन्होंने बुलाया क्या आप यहाँ पे टॉपिक का जो पॉइंट रहता है अपना, वो आपको एक पेपर देते हैं, उसमें लिखा रहता है टॉपिक के बारे में इंग्लिश में। तो आपको 16 जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं सभी को दिया जाता है और आपको बोलते हैं कि आपके पास 3 मिनट है, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं।
जैसे ही टॉपिक को पढ़ लिया उसके बाद कलेक्ट कर लिया जाता है आपके पास से टॉपिक। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वहाँ पर जो भी ऑफिसर रहते हैं कि आपको सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपको टॉपिक स्टार्ट करना है। डायरेक्ट आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन जैसे फिनिश हो उसके बाद डायरेक्ट आप टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी समथिंग 1 से 1.5 मिनट का टाइम था जिसमें आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन भी देना था और उस टॉपिक के बारे में भी आपको बोलना था। जैसे ही सभी का नाम उसमें नंबर बाय नंबर 1 बाय 1 चलते रहते हैं। 16 कैंडिडेट्स थे मेरे साथ में मेरी बैच में इंटरव्यू के लिए, तो 16 के टॉपिक वाइज वहाँ पर 16 फिनिश हो गए। उन्होंने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन और टॉपिक के बारे में बताया। उसके बाद सर का बोलते हैं कि आपको जीडी के लिए प्रिपेयर रहना है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन होता है, जो भी अपना टॉपिक है मेन टॉपिक उसके ऊपर से आपको जीडी रहता है। तो वहाँ पर मेन बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा रहता है कोई फर्स्ट टाइम जाता है, कोई सेकंड टाइम जाता है, तो कुछ अंदर से घबराहट रहती है कि क्योंकि सामने ऑफिसर बैठे रहते हैं और वहाँ पे कुछ माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि अपने को बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपने पैर हिलने लगते हैं। तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें, अपने अंदर पेशेंस रखें, थोड़ा सा अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, इतना टाइम वहाँ पर रहता है ताकि अपने को थोड़ा सा श्वास अपनी जो मैनेज है वो अच्छा से हो जाए और अपन आसानी से टॉपिक के बारे में बोल सके। तो वहाँ पर हम 16 स्टूडेंट थे, 8-8 को डिवाइड कर दिया जीडी के लिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन एक साथ 16 बोलते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, इसलिए 8-8 में पार्ट में डिवाइड कर दिया उसको। और 8 स्टूडेंट थे मेरे साथ में, मैंने स्टार्ट किया था जीडी भी, और कंक्लूड तो नहीं किया, उन्होंने कंक्लूड नहीं करवाया, उन्होंने बस ग्रुप डिस्कशन करवाया था, तो मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स बोले। और एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको क्लियर करना है तो आपको बोलना पड़ेगा, ऐसा कि इंग्लिश में बोले हिंदी में बोले। तो मैं जो बताता हूँ सभी कैंडिडेट्स वहाँ पर जो इंग्लिश में बोल रहे थे, इतनी प्रिपरेशन तो अपन कर सकते हैं कि आप इंग्लिश में कुछ बोल सकते हैं, और टॉपिक भी ऐसे नॉर्मल आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, तो अपन आसानी से उसको बोल सकते हैं। इतनी प्रिपरेशन अपन आसानी से एग्ज़ाम के पहले कर सकते हैं। तो वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स अच्छा बोले। कुछ 1-2 स्टूडेंट्स थे जो प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पा रहे थे, तो उनका अंत में परिणाम जो आया तो वो बाहर हो गए। तो ऐसे हम 16 स्टूडेंट्स थे कैंडिडेट्स, तो उसमें से 4 आउट हो चुके थे इंटरव्यू में। तो इसलिए आपको बिल्कुल केयरफुल रह के ध्यान रखना है कि आप जो बोल रहे हैं वो कुछ अपने पॉइंट से रिलेटेड बोल रहे हैं या कुछ अदर बोल रहे हैं, तो रिलेटेड ही आपको वहाँ पर बोलना है जो भी आपको पॉइंट दिया। उसके बाद सभी का बैच वाइज हो जाता है 16-16। तो इंटरव्यू का जो रिजल्ट आता है, टोटल 55 कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं इंटरव्यू के लिए, उसमें से 15 कैंडिडेट्स को आउट कर दिया उन्होंने इंटरव्यू में टोटल मिलाकर। तो वहाँ पर 40 यानी कि 40 कैंडिडेट्स हम यहाँ पर फेज़ 2 भी क्लियर कर चुके थे, यानी कि मेडिकल 40 स्टूडेंट्स का होना था। उसके बाद कुछ प्रोसेस रहती है उनका फॉर्म फिलअप करवाना आगे के लिए मेडिकल के लिए, वहीं पर वो टाइम मैनेज करके चलते हैं। तो हमारा रिपोर्टिंग टाइम था 5 और हमको शाम को 5 बजे उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया था। और आगे के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको इन बातों का ध्यान रख के मेडिकल के लिए आना है। बिल्कुल आपको सर वो कमांडिंग ऑफिसर वहाँ पर सब बता देते हैं कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है आगे। तो ये रही उस दिन की फुल प्रोसेस, और उसके बाद सभी कैंडिडेट्स सेंटर से बाहर निकल गए। अब जिनको भी डेट मिली है, मेरी जो बैच वाले थे उनको 31 दिसंबर मिला है मेडिकल के लिए, अमला में होता है एयरफोर्स हॉस्पिटल। तो सभी कैंडिडेट्स यही बात बताना चाहता था कि क्या प्रोसेस रहती है दिन की और कैसे सिलेक्ट करते हैं वहाँ पर। तो आपको सबसे मेन बात यह है कि अगर आपको वहाँ पर क्लियर करना है तो बिल्कुल आपके पास पेशेंस होना चाहिए, यानी धैर्य होना चाहिए, ताकि आप आसानी से हर स्टेप बाय स्टेप आप क्वालिफाई कर सकें। आपको बता देता हूँ, मैं 1.5 साल पहले ही फोर्स डिफेंस एकेडमी आफ्टर 12th करके आया था। तो उसके बाद से मैंने यहाँ पर अच्छी प्रिपरेशन कर ली थी। सर का लखन सर जी ने इंग्लिश वगैरह सब अच्छे से कमांड करवा दी थी और रीजनिंग वगैरह अच्छे से कर लिया था। और आपके मन में डाउट होगा कि हम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो आप अगर फोर्स डिफेंस से आ सकते हैं तो इससे बेहतर आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए आप बिल्कुल आइए फोर्स डिफेंस एकेडमी और बिल्कुल अच्छे से, यानी कि प्रॉपर अपने सेल्फ तैयारी कीजिए। यहाँ पर आने के बाद सर जो आपको बताते हैं वो गाइड कर देते हो, कोचिंग के लिए रहता है। लेकिन आप अगर रूम से रह रहे हैं या हॉस्टल से रह रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अच्छे से अपने को सेल्फ करना है, या कि आप कोचिंग पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि आपको कोचिंग से गाइड कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद घर पर आपको ही पढ़ना रहता है, तभी जाके आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं फोर्स डिफेंस एकेडमी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि उन्होंने मुझे यहाँ तक क्लियर करने के लिए मेरा साथ दिया। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।